अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जादुई बैंगन और संघर्ष की कहानी नामक एक गांव था जहां मयंक अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रह रहा था। उसके परिवार में उसकी मैन कमला बहन काव्या और बड़ा भाई विकास और भाभी पूजा थी। मयंक पेशे से किस करता था, वह कम पढ़ा लिखा भी था, पर उसका भाई विकास उसने शहर जाकर पढ़ की थी। इसी बात का उसे घमंड था, वह घमंड उसकी पत्नी में भी था। मयंक अपने खेत में हाल चलकर तापती गर्मी में घर आया ही था कि रोटी बनाते हुए भाभी से कहता है, भाभी मैं घर ए गया, आज बहुत गर्मी थी, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। और खाने में क्या बनाया है देवर जी? मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं तो पानी आप खुद पी लीजिए, और खाना मैंने आपके लिए बनाया नहीं है, मैंने सिर्फ विकास जी और मैन जी का ही खाना बनाया है। बाकी आप अपनी बहन का भी खुद बना लेना, मुझे और भी काम है। जब देखो भाभी भाभी करके नौकर बनाने का काम करवाता है। खेत से घर आकर मयंक पानी पीकर खुद चूल्हे पर टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाता है तो उसकी बहन कहती है, अरे भैया अभी क्या कर रहे हो, मैं बना देती हूं खाना, आप ऐसे भी थक चुके हो। वैसे भैया भाभी इतनी बेरुखी क्यों करती है, हमसे घर की काम में भी हाथ भी नहीं बताती, सिर्फ अपना काम करती हैं। जहां भाई भी उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है, और घर की बड़ी बहू घमंडी होने के कारण आलसी भी थी। उसे किसी के जज्बातों से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपने पति से मतलब रखती थी। कभी कभी मैन बहन का खर्चा चलाता था, पर एक दिन उसके खेत की सब्जी के पेड़ पौधे सब खराब हो गए, यहां तक कि पसंदीदा बैंगन भी। यह देखकर मयंक अपनी मैन की गोद में सर रखकर कहता है, मैन, मैंने इतनी मेहनत करी थी, इसके बावजूद मेरे खेत में सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्या होगा? चिंता मत कर बेटा, तेरा बड़े भाई पैसे वाला है, उससे पैसे मांग ले और खेत में दोबारा खेती कर, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि बड़े भैया पैसे देंगे, पर एक बार का कर जरूर देखूंगा। आखिर काव्या की शादी का खर्चा भी तो मेरे कंधों पर है, क्योंकि भाई ने पहले ही इनकार कर दिया। यह बोलकर मयंक अपने बड़े भाई विकास के पास जाकर पैसे मांगता है। तभी वह तेवर दिखाकर कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी खेत में उन पेड़ पौधों के लिए पैसे डन बिल्कुल नहीं देखा। अगर आज तू मेरी तरह पढ़ लेता तो गवार नहीं होता। अगर मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा और मैं यहां रहूंगा भी नहीं। अब तुम जैसे गवार लोगों के साथ मैं और मेरी पत्नी शहर में रहकर शहर के तौर तरीके से जिएंगे भैया। अब जा रहे हैं। आप जानते हैं मैन की तबीयत बिगड़ी हुई है, फिर भी मुझे कुछ नहीं पता, सब तुम ही करो। मैं तो चला, अगले 2 दिन में ही विकास अपना सामान बांध कर पत्नी के साथ शहर की ओर रावण हो जाता है। वहीं दूसरी ओर घर के खर्चे, मैन की दवाई, बहन की शादी को लेकर मयंक के मैन में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि कमाई का जरिया ठप हो गया था। वह दूसरी जगह काम भी करता है तो लोगों से काफी कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिलता है। अपनी मैन बहन के पेट को पालने के लिए वह लोगों की सुनता है, फिर एक बार काम से निकल दिया जाता है। ऐसे में परेशान होकर वह अपने उजड़े हुए खेत में जाता है, जहां उसके सारे पेड़ पौधे तहस नहस हो रखे थे। ही भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतनी परिश्रम के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली, ना मेरी नौकरी रही। अब मैं अपने परिवार का ख्याल कैसे रखूंगा? उसके रोते हुए आंसू जमीन पर पड़ रहे थे। तभी जमीन से 2 जड़ निकलती हैं, एक बड़े से पेड़ का रूप ले लेती हैं, जो कि बैंगन का पेड़ होता है। दूसरी जड़ मयंक के पैर को पकड़ लेती है। तभी मयंक का ध्यान जाता है, अरे अरे, इसकी जड़ तो कहीं जा रही है, जरा देखता हूं। मैं अपने पैरों में से वह जैसे जैसे जड़ निकलता है और धीरे धीरे उसे जड़ की पहुंच तक पहुंचता है, तो सामने देखता है कि उसके खेत में एक बड़े से बैंगन का पेड़ है, जिसे देखकर वो कहता है, इतना बड़ा पेड़ कैसे आया, और इस पर तो बहुत सारे बैंगन भी हैं। मयंक चमचमाती बैंगन को देखकर 2 बैंगन तोड़ता है, जिसके तोड़ते ही वहां 2 नए बैंगन ए जाते हो। नहीं है, तभी जादुई बैंगन पेड़ खुशी से झूम करके हूं। तुम इतने हताश परेशान थे कि तुम्हारे अलसो उसे में पिघल गया, और मेरी जड़ जमीन से निकलकर एक बड़ी जादुई बैंगन के पेड़ में तब्दील हो गई, और तुम जितने मर्जी चाहो इस बैंगन को तोड़ सकते हो। ये कभी खत्म नहीं होंगे ना, खराब होंगे इन्हें। ब्रिज को अपने घर की सारी स्थिति ठीक कर सकते हो। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मयंक जादुई बैंगन को तोड़कर अपने गमछे में रखता है। तभी पेड़ पर और बैंगन ए जाते हैं। जादुई बैंगन पेड़ का शुक्रिया अदा करके वो घर पर बैंगन ले जाता है।
ये देखकर मैन और बहन कहती हैं, भैया इतने सारे बैंगन कहाँ से ले, तुम पर तो पैसे नहीं थे। हाँ बेटा बताना, अभी तक तो तेरे हाथ खाली थे, अचानक कैसे भर गए, हमारी सन ली। मेरे खेत में जादुई बैंगन का पेड़ होगा है, जिससे अब हम अच्छी जिंदगी काटेंगे। तुम बैंगन का भरता और बैंगन के पकौड़े चाय के साथ बना दो। उसके बाद मैं मंडी में बैंगन का इतना सस्ता दूंगा कि पूरे बाजार में कोई बेच नहीं रहा होगा। इससे सभी लोग मेरे बैंगन खरीदेंगे। पकौड़े का नाश्ता करते हैं। उसके बाद मयंक मंडी में ढेर सारे बैंगन लेकर बेचने के लिए निकल जाता है। बैंगन ले लो, बैंगन 8 से 10 किलो, सस्ते ताज़ा ताज़ा बैंगन ले लो। बड़े बैंगन छोटे बैंगन बनाओ, इसका भरता पकौड़ी सब्जी अचार बैंगन बैंगन। अरे आप तो बहुत सस्ते बैंगन दे रहे हो, जरा 1 किलो दे दीजिए, मुझे तो 2 किलो दे दीजिए। भाई साहब कुछ ही देर में एक एक करके मयंक के सारे बैंगन खत्म हो जाते हैं। वह दोबारा से जादुई पेड़ से बैंगन तोड़कर लाता है और मंडी में बेचता है। सस्ते के कारण फिर से बैंगन खत्म करके वह अपने घर लौट आता है, जहां उसकी पहली कमाई बहुत ज्यादा होती है। इससे तीनों खुश हो जाते हैं। इसी तरह मयंक जादुई बैंगन पेड़ की मदद से रोज बैंगन बेचता है, जिससे उसे काफी मुनाफा होता है। 6 महीने बाद पैसे इकट्ठे करके वह अपनी बहन की शादी अच्छे घर में कर देता है। वहीं दूसरी ओर अपनी मैन का इलाज भी करवा देता है, जिसके बाद उसकी मैन स्वस्थ हो जाती है। तभी कमला कहती है, बेटा तूने अपने भाई के जितना पढ़ा लिखा ना होने के बाद भी परिश्रम और सफलता प्राप्त की है। मैं बहुत खुश हूं और अपनी बहन की शादी भी कर दी। मैं भी ठीक हूं। तू अपने ऊपर भी ध्यान दे, मैं भी अपनी बहू पर हुक्म चला हूं। बड़ी बहू बेटों ने तो वो रूप दिखाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या बोलूं मैन, आप ही कोई अच्छी सी लड़की देख लो जिससे मैं शादी कर सकूं। बेटा ये कहकर कमला मयंक के लिए लड़की ढूंढते हैं। वहीं दूसरी ओर मयंक जादुई बैंगन पेड़ से बैंगन को बेच देता है। उन पैसों से वह गरीब लोगों की मदद करता है और उन्हें भी खाने के तौर पर बैंगन बांट देता है। वह किसी को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजता था। शुभ मुहूर्त देखकर कमला अपने बेटे मयंक की शादी अंजलि नाम की सुशील लड़की से कर देती है, जिसके बाद अंजलि घर की सारी जिम्मेदारी संभालती है और मयंक एक अच्छा खासा व्यापारी बनकर खुशी खुशी रहता है। हेलो आओ भाई, आलू ले लो, प्याज ले लो, टिंडे ले लो। भाई साहब जरा आधी किलो आलू तो देना है, और उसे औरत को दे देता है। जिसके बाद वह बाजार में ठेले को यहां से वहां ले जाकर लोगों को सब्जियां बेचता रहता है। इसी प्रकार उसका रोजमर्रा का खर्चा चल रहा था। शाम होते होते गगन कमाए हुए पैसों में से कुछ दवाइयां खरीदता है और घर को लौटने लगता है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गगन जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी तीनों काली बेटियां घर में साफ सफाई और खाना बना रही होती हैं। अरे मेरी बच्ची हो, तुम इतनी छोटी सी उम्र में घर के काम क्यों कर रही हो? पिताजी माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सुबह से सिर्फ आपका ही नाम पुकार रही है। हाँ पिताजी, आज उन्हें दवाई लिए हुए पूरे 1 हफ्ता हो गया है। पिताजी आप पहले माँ के पास चले जाइए। जैसे ही गगन सुनीता के पास जाता है, सुनीता दर्द से करहर रही होती है। देखिए जी, मेरा कुछ नहीं पता कि मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। हमारी 3 बेटियां हैं, अब आपको उनकी जिंदगी बनानी है। मुझसे वादा करो कि आप हमारी तीनों बेटियों की परवरिश अच्छे से करोगे। मैं तुमसे वादा करता हूं सुनीता, मैं अपनी तीनों बेटियों की परवरिश अच्छे से करूंगा, लेकिन तुम ऐसा कुछ मत कहो तो मैं कुछ नहीं होगा। गगन इतना कही रहा होता है कि तभी अचानक से सुनीता की आंखें बंद हो जाती है, जिसके चलते गगन बहुत फूट फूट कर रोने लगता है। गगन अपनी पत्नी सुनीता का अंतिम संस्कार कर देता है, जिसके बाद वह सब्जी बेचकर अपनी तीनों बेटियों को पढ़ने लिखने का काम शुरू कर देता है। मेरे बेटियों, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मां का सपना पूरा करो और पढ़ लिख कर कुछ बानो। मैं तुम्हें किसी काबिल देखना चाहता हूं। दिन रात मेहनत करता है और सब्जी बेचने के साथ साथ वह एक फैक्ट्री में काम करना भी शुरू कर देता है। देखते ही देखते कुछ समय बिताने लगता है, जिसके चलते उसकी बेटियां शादी के लायक बड़ी हो जाती हैं। एक दिन गगन फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। जिस मशीन में गगन काम कर रहा था अचानक से खराब हो जाती है और गगन के दोनों हाथ उसे मशीन के अंदर आ जाते हैं, जिसके चलते वह बेचारा अपाहिज हो जाता है। पिताजी पिताजी क्या हो गया कि हाथों को? पिताजी यह सब कैसे हुआ और किसने किया? मेरी ही गलती की वजह से मेरे दोनों हाथ मशीन में चले गए और मैं अब अहित हो गया। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए, आपके दोनों हाथ अभी सही सलामत हैं।
हम तीनों बेटियां आपके दया और बाएं हाथ हैं। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा तो नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी सदियों के लिए मैंने कुछ पैसा जोड़ा है। तुम शादी करके अपना घर बसा लो माता जी। अरे बिटिया, बेटी तो पराया धन होती है, एक दिन तो उन्हें जाना ही होता है। तो क्यों चिंता करती है मेरी बच्ची? गगन की तीनों बेटियां उसकी बातें सुनकर रोने लगती हैं, जिसके बाद बेचारा अपाहिज गगन अपनी तीनों बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन कई कोशिशें के बाद भी उसे अपनी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी बेटियों का रंग सांवला था। तुम्हें आजकल कोई भी काली या सांवली लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता, सबको तो अपने घर में गोरी बहू चाहिए, जैसे पंडित जी। मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी अच्छे घर में करना चाहता हूं, उसके चलते मुझे जितना दहेज देना होगा मैं वो भी दे दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ये देखो, ये 3 लड़के तीनों भाई हैं और अच्छे घर से हैं। तीनों खुद की कंपनी चला रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके लड़कों से मेरी तीनों बेटियों की शादी की बातचीत आगे बढ़ाओ, लेकिन याद रहे, दहेज में पूरा 5 तोला सोना और घर का सारा सामान, और तीनों दामादों को गाड़ियां देनी होगी। शादी कर देता है। शादी के बाद जब तीनों अपने ससुराल में आती है तो घर पर आए हुए मेहमान उन्हें देखकर कहते हैं, अरे जरा देखो तो सही, उर्मिला की बहू कितने सांवले रंग और काले चेहरे वाली है। ऊंची दुकान देख के पकवान जितने योनी है उतनी ही इनकी बहू काली है। तभी वहां उर्मिला आ जाती है। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि पूरी पार्टी में ऐसे लोग कहाँ चले गए जो अपने मनोरंजन के लिए लोगों का मजाक उड़ते हैं। हमने तो वही कहा जो सच है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर तुम काली क्यों हो? अरे काला होना कोई पाप नहीं है, ये तो ऊपर वाले ने ही 2 रंग बनाए हैं, और मुझे तो मेरी बहू बहुत सुंदर लगती है। उर्मिला की बात के आगे कोई कुछ नहीं का पता। वहीं उर्मिला की तीनों बहू ये सब सुनकर बहुत खुश होती हैं। लेकिन शादी के बाद सभी फंक्शन के बाद उर्मिला अपनी बहू से कहती है, देखो, इस घर की कुछ कायदे और कानून है। हमारे घर की बहू बाहर नहीं जाती, जो चाहिए उसे इस घर में ही मिल जाएगा। बाकी के नियम धीरे धीरे सीख जाओगी। ये कहकर वहां से चली जाती है। अरे मुझे तो लगा था कि हमारी सास बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये तो बहुत सख्त हैं। लेकिन हम तीनों को अपनी माँ को और अपने पिता का सपना भी तो पूरा करना है, और उसके लिए हमें पढ़ के साथ साथ बाहर भी जाना होगा। ये सब कैसे होगा? तीनों बहनों को अपनी माँ का सपना पूरा करना था, जिसके चलते वह अपने ही घर में छुप छुप कर पढ़ शुरू कर देती हैं। जब रात के समय घर के सभी सदस्य सो जाते हैं, तब तीनों बहाने अपनी किताब निकालकर पढ़ शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते यह तीनों बहाने पढ़ करके कुछ ना कुछ बन जाती हैं। तान्या डॉक्टर की पढ़ पूरी कर लेती है, मीरा वकील की और राधा कलेक्टर की, जिसके बाद वह तीनों अपने पिता के पास जाती हैं। पिताजी, देखो, मैं वकील बन गई और मैं कलेक्टर बन गई। देखो पिताजी, मैं अभी डॉक्टर बन गई। आपका सपना हम तीनों बहनों ने पूरा कर दिया। तुम्हारी माँ यह देखकर बहुत खुश हुई होगी। तभी वहां अचानक से उर्मिला अपनी कुछ बिगड़ैल सहेलियों को लेकर पहुंच जाती है, जिसे देखकर तान्या, मीरा और राधा तीनों बहुत डर जाती हैं। माफ कर दीजिए माँ जी, हम अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहते थे, इसलिए हमने पढ़ की। अरे बहू, तुम क्यों माफी मांग रही हो? माफी मांगने के लिए तो मैं इन्हें लेकर आई हूं। ये वही औरतें हैं जिन्होंने ये कहा था कि मेरी सांवली बहू किसी लायक और किसी काबिल नहीं, तो देख लिया तुम सबने कि रंग और रूप कुछ मायने नहीं रखता। असल जिंदगी में इंसान की समझदारी और उसकी अच्छाई ही मायने रखती है, और उन्हें फक्र से अपने घर वापस लेकर जाती है, जिसके बाद वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।